1970 में गलती हुई इंदिरा से, इमरजेंसी के बाद, वो गलती इंदिरा ने दुरुस्त किया 1980 में, और तब वो जीत करके आई। लेकिन ये इंदिरा कांग्रेस वो इंदिरा कांग्रेस नहीं, अब तो सिर्फ कांग्रेस आई ही है, लेकिन वो इंदिरा कांग्रेस नहीं है जिसमें इंदिरा थी फ्रंट फुट पे। इंदिरा जैसी शख्सियत फ्रंट फुट पे खेल रही थी, वैसी शख्सियत अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ठकुर सुहाती करने वाले लोग हैं, और कांग्रेस को वो राहुल गांधी को, कम से कम राहुल गांधी ने एक एक करके अपने नेताओं को, और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी उसमें उस तरह से थे पैरासाइट ही हैं, उनको अगर इन्होंने दरकिनार किया तो किया, लेकिन ये कोई नया नैरेटिव नहीं चुन पा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब कहां से इनकी रणनीति बनती है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में या हार्वर्ड के कुछ इंटेलेक्चुअल इनके साथ आ जाते हैं, वो इनको बताने लगते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहना शुरू कर दो। पहले चौकीदार चोर कहा, नहीं चला, वोट चोर चलना शुरू हुआ, नहीं चला, और इनको तब तक लोग बोलते रहे वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोर है। वोट चोर का ये नैरेटिव लेकर के बिहार पहुंचे, और बिहार में जो इनका सबसे बड़ा एलाई है वो वोट चोर के नैरेटिव पर यकीन नहीं कर रहा। उनको कन्विंस करने की कोशिश की, उनको पता है कि ये वोट चोरी जो हम बोल रहे हैं, जनता को हम, क्योंकि हम पावर में नहीं हैं लेकिन हम एक अच्छे नेता हैं और हमारी पार्टी की एक साख है, एक खास वर्ग तक हमारी पहुंच है, तो वो सुन तो लेती है, लेकिन ये वोट चोरी पूरे बिहार के जनमानस को आंदोलित कर देगा, ये नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को समझाने की कोशिश की, वहां के जो लोकल अलाय थे, मतलब आरजेडी, तेजस्वी यादव ने समझाने की कोशिश की, और ये नतीजा ये हुआ कि जब तेजस्वी और राहुल गांधी ज्वाइंट यात्रा निकाल रहे थे, तो जब लग गया, और इस बात को समझने में कोई गलती नहीं की लालू यादव ने। लालू यादव बहुत ही पॉलिटिकली शार्प पॉलिटिशियन है भारत में। उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है, तो एक तरफ वोट चोरी वाला जो नारा, जो यात्रा चल रही थी, उसमें साथ तो गए, लेकिन दूसरी बार जो यात्रा निकली वो आरजेडी की अकेली यात्रा निकली, उसमें राहुल गांधी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। और ये जो संदेश था, ये लालू यादव का संदेश था तेजस्वी के लिए कि आप सेपरेट एक यात्रा निकालिए, अधिकार यात्रा या परिवर्तन यात्रा, संवर्धन यात्रा, जो मर्जी कह लीजिए, ऐसी कुछ यात्रा निकालिए, जनता से कनेक्ट कीजिए और जनता के बीच जाइए। और खास तौर से उन्होंने उन इलाकों को चुना जिन इलाकों में आरजेडी का प्रभुत्व है, ताकि कम से कम वो कुनबा इंटैक्ट हो। मतलब 143 सीट जो लेकर के लड़ने का प्लान बनाया आरजेडी ने, कम से कम उस 143 सीट को कवर करने की कोशिश की तेजस्वी ने। इसका मतलब यह हुआ कि तेजस्वी को इस बात का भान हो गया था कि कांग्रेस हमारे लिए लायबिलिटी है, और इसलिए कांग्रेस इस बार कुछ कहती रही कि हम 70 सीट दीजिए, 70 सीट दीजिए। आरजेडी नहीं स्वीकार की 70 सीट के फॉर्मूले को। खैर 58 सीट उसके बाद भी ले लिया, और अब तो स्ट्राइक रेट देख ही रहे हैं, 5 आएगा कि 4 आएगा वो कहना मुश्किल है। शाम तक अभी पता चल जाएगा कि 5 सीट आया या 4 सीट आया। लेकिन नतीजा इसका क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो गया। शकील अहमद खान ने पहले इस्तीफा दे दिया, अखिलेश सिंह अभी आकर के कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बरू जी को सब कुछ मालूम होगा और हम लोग इस पर आकलन करेंगे। अब धीरे धीरे और बगावत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पावर ब्रोकर ने जकड़ लिया है दिल्ली में, और उसमें बहुत सारे नाम है, मैं उस नाम का जिक्र नहीं करना। अभी एक सज्जन ने करना शुरू कर दिया, बयान देना शुरू कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाम कांग्रेस पार्टी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाम तेजस्वी है। अब ये देखिए, अब इस तरह का अनर्गल प्रलाप कांग्रेस पार्टी के, इसका मतलब है कि जो कोई भी इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कांग्रेस का हितैषी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हितैषी है। वो बीजेपी का आदमी है जो कांग्रेस में काम कर रहा है, पक्का मान के चलिए, क्योंकि वो कांग्रेस का हित नहीं कर रहा है। ऐसे साइकोफेंट, ऐसे बयानवीर जिससे कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। तो अगर कांग्रेस का नुकसान हो रहा है तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। तो ऐसे बयानवीर जो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार बनाम आरजेडी थी, ज्ञानेश कुमार बनाम कांग्रेस था, इसका मतलब है कि आज भी वो इलेक्शन कमीशन पर उसी तरीके से संदेह कर रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ वोटिंग कर रही है।
वोटिंग करवा रही है और जिस तरह का भीड़ दिख रहा है वोटिंग में, और खासतौर से महिलाओं की भीड़ 10-10% का जंप है प्रीवियस इलेक्शन से, वोटिंग का जो परसेंटेज जो राइज किया है वो 10% का राइज है। ऐसी स्थिति में आप ये कहें कि वोट को रिग किया जा रहा है, वहां वोट की चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व है, तो आप संदेह पैदा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर नहीं खुद के ऊपर संदेह पैदा कर रहे हैं। एक तीसरी थ्योरी यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो खेल एसआईआर के माध्यम से बिहार में किया वो पश्चिम बंगाल में होने नहीं देंगे, तमिलनाडु में होने नहीं देंगे। ये भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। ये पीडीए वाले हैं, ये पिछड़ा दलित अकलियत का जो इनका पीडीए का नारा है, ये उत्तर प्रदेश में भी धूल चाटेंगे। लेकिन अभी भी इनको लग रहा है, जो लोकसभा में थोड़ी बहुत इनको अपेक्षित सफलता मिल गई वो किसी और कारण से मिली थी, जो आप देखिएगा विधानसभा में 2027 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी अगर इन्होंने यही नैरेटिव चालू रखा तो। फिर ये दूसरे राहुल गांधी साबित होंगे और दूसरे तेजस्वी यादव साबित होंगे। लेकिन अभी बयानवीर बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने फिर एक बयान दे दिया है कि नहीं, हम इस एसआईआर की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रही है, उसको हम बंगाल में नहीं चलने देंगे, उसको हम तमिलनाडु में नहीं चलने देंगे, दोनों जगह पर चुनाव है। बहुत सारे लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का मोरल हाई है और अब उसका जो टेस्टिंग ग्राउंड है वो बंगाल है, और बंगाल में 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी भी ममता बनर्जी के साथ है। वहां जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन ममता बनर्जी तेजस्वी यादव नहीं है, ममता बनर्जी अखिलेश यादव भी नहीं है। ममता बनर्जी एक सोशल कनेक्ट वाली, वोटर कनेक्ट वाली ग्राउंड लीडर है, जो हवाई चप्पल में चलती हैं, सूती साड़ी पहन करके चलती हैं, और बेसिकली वो फाइटर हैं ऑन द स्ट्रीट। वो ऑलवेज, वो मुख्यमंत्री, अकेली देश की मुख्यमंत्री हैं जो ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन की लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में काम करती रहती हैं। अपने ही सरकार के खिलाफ वो कभी धरने पर बैठ जाती हैं, कभी बलबा कर देती हैं, मतलब इस तरह का उनका आचरण रहा है। वो रियल पॉलिटिकल एक पर्सनालिटी हैं जो जनता के बीच या जहां कहीं भी जनता से उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है फौरन उसको करेक्ट करती हैं। वही इंदिरा गांधी वाला जो मैंने आपको 1980 का उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से 77 के बाद खुद को करेक्ट किया 1980 में, और हारने के बाद दोबारा फुल मेजॉरिटी में सरकार बना ली, उसी प्रकार से ममता बनर्जी की भी वो क्षमता है। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव जीतते जीतते शायद अब थक गई होंगी, या पश्चिम बंगाल का वोटर ये चाह रहा होगा कि एक बार अब सत्ता परिवर्तन किया जाए। बहुत लंबे समय तक ममता बनर्जी को हमने दे दिया, एक बार बीजेपी को भी देखा जाए। ऐसे टफ में जहां पर कि अभी भी लोग कह रहे थे कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट अधिक होगा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम होगा, ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी का स्ट्राइक रेट अधिक है, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन बीजेपी अपने स्ट्राइक रेट को लगातार बनाए हुए है। अगर बीजेपी पूरे सभी सीटों पर चुनाव लड़ती तो आप मान लीजिए कि मुमकिन होता कि भारतीय जनता पार्टी अपने तय सरकार बना लेती। वो तो 101 सीट पर ही लड़ रही है, उस पर भी 90 प्लस जा रही है। अगर ऐसी परिस्थिति होती भारतीय जनता पार्टी की वो 140 सीट पर लड़ती तो 120-22 लाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन बिहार में उन्होंने निर्वाह किया। अभी मुख्यमंत्री कौन होगा ये फिर एक सवाल है। अभी तक तो मान के चलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अगर माइनस जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तब भी शायद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसको कहते हैं गठबंधन धर्म, ऐसा प्रतीत होता है। या अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, फर्ज कीजिए, तो नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पद मिलेगा जिससे नीतीश कुमार के सम्मान में कोई कमी नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी छोड़ेंगे, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन धर्म का निर्वाह करेगी। अगर उनको बदलना भी होगा तो ये वक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है और जेडीयू भी इस बात को जानती है। कम से कम नीतीश कुमार ये जानते हैं कि इस वक्त शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी कि उनको बदल करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। यह तभी होगा जब नीतीश कुमार स्वयं कहे कि हां, मैं अब इस पद से
हटना चाहता हूं, मुझे कोई और भूमिका दिया जाए, और उस अर्थ में हो सकता है कि नीतीश जी के सम्मान में कोई कमी ना हो और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उनके लिए कुछ बड़ा विचार सोच रही हो, तभी वो ऐसा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग हो सकते हैं। अन्यथा बीजेपी और जेडीयू के अलायंस में कोई कोई घालमेल नहीं है। ये आप दूर दूर तक देखने की कोशिश मत कीजिएगा। ये तभी संभव है जब स्वयं नीतीश कुमार सहमत हो जाएं कि हां, मैं ये कुर्सी छोड़ता हूं और मुझे आप ये इस जगह पर एकोमोडेट कीजिए, और उसको, उस अकोमोडेशन से नीतीश कुमार खुद को कंफर्टेबल माने, तभी हो सकता है। नीतीश को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी। ये तो मामूली एक पहले दूसरे तीसरे क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो भी समझा देंगे आपको। ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और अभी ही कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि बिहार चुनाव ने मोदी को बचा लिया है। मोदी को अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर लड़ाई लड़नी है, और उसमें नीतीश का साथ बहुत जरूरी है। इसका प्रभाव आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा और तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। तो आप ये बात तो भूल जाइए कि नीतीश कुमार अभी, जैसे कि मैं देख रहा था कि एक इंटरव्यू में नित्यानंद राय गोलमोल कर रहे हैं। नित्यानंद के, उनके मन की जो कुलाचे हैं वो भरनी शुरू हो गई हैं कि भाई हमारे लिए भी एक स्कोप हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो वो उनको बधाई हो, वो सोच सकते हैं, उनको सोचना भी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क अभी तत्काल तो लेती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। इतना लेकिन तय है कि कांग्रेस पार्टी में जो बगावत हुआ है वो बगावत और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और कांग्रेस के लिए अब अस्तित्व का संकट हो गया है। पता नहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होगा। बंगाल में कहीं सीन में नहीं है, बंगाल तो पूरी तरह से खत्म है, वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लास्ट चुनाव में भी वही स्थिति है, बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अस्तित्व बचाएं, बगावत बचाएं, क्या करेंगे अब ये कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।